रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में ब्लैक फंगस के 24 मरीज सोमवार को मिले हैं, वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। उधर पटना एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पीएमसीएच में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खत्म हो गया है। एनएमसीएच को 500 वायल इंजेक्शन मिले थे, स्टॉक खत्म होने से किसी मरीज को नहीं लगा। आईजीआईएमएस को 12 जून को 700 वायल मिला था, खत्म होने के बाद अभी तक नहीं मिला। एम्स में भी इंजेक्शन खत्म हो गया है, यहां मरीजों को पोसाकोनाजोल टैबलेट की दी जा रही है। पीएमसीएच में भी इंजेक्शन व पोसाकोनाजोल टैबलेट दवा खत्म हो गई है। तो बिहार में ब्लैक फंगस का लगातार कहर देखा जा रहा है। सोमवार को मिले ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज और 260 लोगों का अभी तक इलाज चल रहा है। तो राज्य के बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के उभर रहा है। बिहार में सोमवार को ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज मिले हैं और राज्य के बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म बताई जा रही है। आपको बता दें कि पटना एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पीएमसीएच में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खत्म हो गया है। एनएमसीएच को 500 वायल इंजेक्शन मिले थे, स्टॉक खत्म होने से किसी मरीज को नहीं लगा। वहीं आईजीआईएमएस को 12 जून को 700 वायल मिला था, खत्म होने के बाद अभी तक नहीं मिला। एम्स में भी इंजेक्शन खत्म हो गया है, यहां मरीजों को पोसाकोनाजोल टैबलेट दी जा रही है। पीएमसीएच में भी इंजेक्शन और पोसाकोनाजोल टैबलेट दवा खत्म हो गई है। तो इस तरीके से कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर लगातार राज्य में देखा जा रहा है और उसके इंजेक्शंस में कमी देखी जा रही है, उसकी किल्लत देखी जा रही है। कई अस्पतालों को इंजेक्शंस उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिससे ब्लैक फंगस के मरीजों को वो इंजेक्शन दी जा सके। तो अब तक ब्लैक फंगस के 24 मरीज मिले हैं और वहीं मरीजों की मौत भी लगातार हो रही है। तो बिहार में ब्लैक फंगस का कहर लगातार देखा जा रहा है। सोमवार को ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज मिले हैं और 260 लोगों का इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, देखा यह जा रहा है कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने राज्य में काफी कोहराम मचाया हुआ है। कई अस्पताल हैं जहां पे दवाएं खत्म हो गई हैं, इंजेक्शन खत्म बताया जा रहा है। शशांक, ब्लैक फंगस काफी तेजी से फैल रहा है और क्योंकि तेजी से उसके नंबर तो नहीं होते लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत होती है, उसमें मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है अगर उसका समय पे इलाज ना हो। खैर, अब जब से ब्लैक फंगस का कोरोना के बाद ये आंकड़ा केसेस जाना शुरू हुए तब से लोग थोड़ा अवेयर हो गए और जरा भी उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हॉस्पिटल पहुंच रहे। एक अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और जिनको प्राइमरी इन्फेक्शन है या दूसरे लक्षण है तो उनको दवाइयों से भी ठीक किया जा पा रहा है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार के सामने देश में जो म्यूकोरमाइकोसिस है यानी ब्लैक फंगस है, इसके ट्रीटमेंट में दवाइयों का बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इनकी जो दवाइयां उनकी काफी देश के अंदर किल्लत है और दवाइयां जितनी मंगाई जाती है उतनी कम पड़ती जाती है। एक मरीज को एक दिन में 6 इंजेक्शन चाहिए एम्फोटेरिसिन बी के। ऐसे में जितने मरीज बढ़ते हैं सरकार के सामने चुनौती आती है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं दवाइयां मुहैया करा पाने में पूरी देश दवाइयां मुहैया करा पाने में सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि दवाइयों की किल्लत है, दवाइयों की स्टॉक काफी कम होता है। ऐसे में सरकार ने कोशिश की थी नियाज की जो टैबलेट्स हैं इनकी भी जो प्राइमरी मरीज है ऐसे शुरुआती लक्षण में है उनको एंटी फंगल जो टैबलेट्स हैं, ओरल टैबलेट्स हैं, इनको दिया जाए। लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं और कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो कारगर नहीं हो रहे हैं तो उनकी काफी किल्लत देखी जा रही है। तो बिल्कुल सही बात आपने कहा कि पूरे बिहार में जिस तरह से ब्लैक फंगस फैल रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, उस लिहाज से दवाइयों की आपूर्ति नहीं है और इसमें दवाइयां बहुत अहम है। अगर समय पर दवाई मिल जाती है
और समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये क्योर हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो जानलेवा हो जाता है। ऐसे में इस बीमारी में अगर दवाइयां नहीं है तो बहुत मुश्किल हो रही है अस्पतालों को इलाज करने में, और न सिर्फ सरकारी अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को भी दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार ने जो ब्लैक फंगस की और कोविड की जो दवाइयां हैं उनसे वैट विड्रॉ कर लिया है, वैट हटा लिया है, फिर भी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। उनके दाम जरूर कुछ कम हुए लेकिन वो उपलब्ध नहीं। नियाज जी, लेकिन शशांक जी, जिस तरीके से एक कोरोना का दौर भी चल रहा है और इस महामारी से राज्य सरकार को ये सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो मई के महीने में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, इंजेक्शंस की कमी देखी गई थी, और उसके बाद से इन सभी चीज़ों को देखते हुए सारे उदाहरण जो है हमारे पास हमारे सामने हैं। इसके बाद अगर ब्लैक फंगस दस्तक देता है तो राज्य सरकार उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाती है? जिस तरीके से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे अस्पताल से और बड़े बड़े अस्पताल से वहाँ पे ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, दवाएं की कमी पड़ गई है, तो आखिर इस सारी चीज़ों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए राज्य सरकार ने दावा किया है कि दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो मिथोमाइकोसिस की दवाइयां हैं, देखिए जब कोई बीमारी एकदम से आती है तो उसकी दवाइयों का स्टॉक नहीं होता है, दवाइयां बाहर से मंगानी पड़ती है और बिहार सरकार को उसका कोटा मिलता है। तो ऐसे में राज्य सरकार के सामने भी चुनौती होती है कि कोई दवा या तो बन रही है, उन दवाओं की जरूरत होती है तभी वो मैन्युफैक्चरिंग होती है और सप्लाई होती है। तो ऐसे में कुछ समय लगेगा उनकी सप्लाई चेन को बढ़ाने में और स्टॉक बढ़ाने में। जो दवाइयां उपलब्ध थी उसके अनुपात में मरीज बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बाहर से मंगानी पड़ती हैं, उन दवाइयों का भारत सरकार का या राज्य सरकार का इख्तियार नहीं होता है, वो पैसा खर्च करके भी दवाइयां नहीं मंगा पाती। तो ऐसे में जो म्यूकोरमाइकोसिस का इंजेक्शन है जो सबसे ज्यादा जिसकी मांग है, हालांकि कई टैबलेट्स है जिनकी भी मांग है, लेकिन जो एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी उसकी मांग बहुत है। एक इंजेक्शन की कीमत अभी मार्केट में 5,000 रुपए पड़ रही थी जो कि बाहर से आयात की जाती थी। तो राज्य सरकार अस्पतालों को कोटा देती थी, यानी जितने मरीज होते थे उस अनुसार उनको दवाइयां सप्लाई करती थी और राज्य सरकार उसी अनुपात में दवाइयों को प्रोक्योर करती थी कोटा के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं जो दवाइयों की भी किल्लत और जो दवाइयों की कमी है तो दवाइयां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर सरकार पूरा संसाधन भी झोंक दे तो दवाइयां तक बन के नहीं आएंगी, वो नहीं मिल पाएंगी। तो देखिए कोई नई बीमारी आती है, कोई नया चले जाता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि धीरे धीरे हम उस फेज से बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे दवाइयों से कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां भी बनाने की गति भी तेज हुई है और स्टॉक भी अब बढ़ाया जाने लगा है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरह कोविड में अचानक चैलेंज आया था ऑक्सीजन का, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम किया गया, तो म्यूकोरमाइकोसिस में भी अब यही स्थिति होगी। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस की सबसे बड़ी बात होती है कि केस जरा सा बिगड़ता है तो उसमें सर्जरी की जरूरत होती है। तो निश्चित रूप से आपने सही कहा कि अब सिर्फ IGMS और एम्स के भरोसे नहीं रह सकता है, PMCS से मरीज जो है लामा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे में अब पूरे बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य ढांचा आपका जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं या जिला अस्पताल है वहां इसके इलाज की अब व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैर पसार रहा है अब ये कहीं ना कहीं तमाम जिलों से भी केसेज आ रहे हैं जो पतला ओवर बर्डन होते जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से तमाम व्यवस्था करनी चाहिए, दवा की भी और तमाम जो ढांचा है इसका, जो जहाँ पर ऑपरेशन होते हैं या इसका अलग ENT का और न्यूरो का डिपार्टमेंट होता है वो मिलकर काम करते हैं। तमाम चीजों को सरकार को ढांचा बढ़ाना चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है न्याय सरकार इसको काफी तेजी से बढ़ा रही है। जी, लेकिन शशांक जी, जिस तरीके से राज्य में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के काफ़ी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे मरीज भी हैं वो भी अस्पताल से भाग गए थे, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि वो मरीज भाग गए? क्या उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा था जो उनकी ज़रूरत थी? और ये सिर्फ छोटे अस्पतालों की बात नहीं है, ये बड़े अस्पतालों की भी बात है। जो पटना में बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके पास भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए राज्य सरकार हालांकि ये दावा करती रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी तक वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और एक कहीं ना कहीं एक डेडलाइन होना चाहिए कि जैसे कि अगर आपके दवाओं की कमी बताई जा रही है, इंजेक्शन्स की कमी बताई जा रही है, तो इन सब कमियों को कब तक दूर किया जा सकता है? कुछ तो एक खाका होना चाहिए सरकार के पास। देखिए पहले मरीजों की भाग जाने की बात है तो पटना में 3 बड़े सेंटर्स हैं जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस के ऑपरेशन होते हैं। देखिए इसका इलाज जो है बहुत शुरुआती दौर में अगर दवाइयों से है, अदरवाइज इसका जो सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्जरी बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है।
क्योंकि एक ऐसी सर्जरी होती है जो ईएनटी यानी नाक से साइनस में जाता है और साइनस से आंखों में भी जाता है और फिर ब्रेन में चला जाता है। इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत इसमें सोफिस्टिकेटेड वेव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बड़े सेंटर की जरूरत होती है। सामान्य अस्पतालों में इसके सर्जरी नहीं की जा सकती है क्योंकि वहां पर ढांचा उस तरह का नहीं होता है। इसकी सर्जरी में ईएनटी जो है, ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते हैं, आई सर्जन होते हैं, उसके अलावा न्यूरो सर्जन होते हैं और साथ साथ मेडिसिन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। चार विभाग को एक साथ एक व्यक्ति की सर्जरी में लगना पड़ता है और काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए देखिए, इसके इलाज के लिए 3 सेंटर पटना में बनाए गए थे, बड़े सेंटर। बाकी जगहों इन बड़े तीनों सेंटर्स में हालांकि एनएमसीएच में इसका इलाज हो रहा है, लेकिन इसका मुख्य इलाज पटना का पीएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स में हो रहा था। देखिए, पीएमसीएच में सर्जरी की उच्च स्तर की व्यवस्था नहीं। जो पटना में जो पीएमसीएच में जो मरीज होते हैं, उनको लगता है कि अगर उनकी ट्रीटमेंट अब नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ तमाम व्यवस्थाएं नहीं, इसलिए वो निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि एम्स में और आईजीएमएस में जाए, जहाँ पहले से हाउसफुल है, कह सकते हैं, तमाम बेड ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे में ये दिक्कत आ रही है कि जो सर्जरी उसका मुख्य है, उसकी व्यवस्था की जा रही है और उसकी व्यवस्था करने के लिए काफी ढांचागत विकास लगता है, खास करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगते हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। इसलिए पटना में इसका इलाज हो रहा था। लेकिन इसके जो प्राइमरी जो शुरुआती लक्षण है उनको डायग्नोसिस करके तमाम अस्पतालों में भेजा जा सकता है और अगर समय पे दवाइयां मिले। देखिए, शुरुआती लक्षण के जो मरीज पाए जाते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है, उनको विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया जाता है जहाँ दवाइयों से काम चल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है या विडंबना ये है कि जब दवाइयां उपलब्ध नहीं है तो फिर उनके केसेस बढ़ जाते हैं, वो माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं तो उनको 2 ही जगह ट्रीटमेंट अभी प्रॉपर्ली हो पा रहा है, वो है आईजीएमएस और एम्स। ऐसे में वहाँ ओवरक्राउडेड है, बेड सारे ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ दिक्कत होती है। यही कारण है कि सरकार को चाहिए कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस में इनकी व्यवस्था की जाए और दवाइयों को बढ़ाया जाए। देखिए, सरकार का कहना है कि वो दवाइयों का जो कोटा है, आवंटन, देखिए जो दवाइयां है मिकोर माइकोसिस की, उसका आवंटन किया जा रहा है क्योंकि वो दवाइयां खुले मार्केट में उससे उपलब्ध नहीं, तो उनका आवंटन जो किया जा रहा है वो आवंटन तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आवंटन जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है मरीज उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ आ रही है। सरकार का दावा है कि कुछ दिनों में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि सरकार अचानक ऐसी व्यवस्था आ पड़ी थी, सरकार की तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस एक कह सकते हैं कि राज्य सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां इस वक्त नज़र आ रही हैं। एक तो कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना एक बड़ी चुनौती है, उसके साथ साथ ब्लैक फंगस और अब तीसरी जो लहर है वो आने की बात कही जा रही है, जो बच्चे ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे। तो ये 3 बड़ी चुनौतियों से राज्य सरकार निपटने के लिए कितनी तैयार है और उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी तैयार है, ये भी एक अहम सवाल है शशांक जी। निश्चित रूप से सरकार को जो दूसरी लहर से सरकार ने सबक सीखा। देखिए, दूसरी लहर जिस तरह अप्रत्याशित ढंग से दूसरी लहर आई थी, सरकार को ये उम्मीद नहीं थी। सरकार पहली लहर को जिस तरह उन्होंने टैकल किया था, पहली लहर में उस तरह से कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, उस तरह से आक्रामक नहीं हुआ था कोविड। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो सरकार को उम्मीद नहीं थी कितनी तेजी से आएगी, और जो अपने पास ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो नाकाफी था इतनी बड़ी लहर से जूझने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबक मिला होगा कि जब तीसरी लहर आती है तो हमारे पास क्या तैयारियां होंगी। क्योंकि सरकार ने तमाम दावे कर रखे हैं कि उन्होंने जो ऑक्सीजन की कमी अचानक हुई थी उसका सरप्लस स्टॉक हो गया है। यानी अब ऑक्सीजन अगर उससे 4 गुना मरीज पे आ जाएंगे तो आपके पास देश के अंदर या बिहार के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तमाम सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेनर्स जो है बहुत सारे उपलब्ध है। तो सरकार का कहना है, उसके बाद वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, अस्पतालों को सुदृढ़ किया गया है, जिला अस्पताल से लेकर पटना का एम्स तक को। तो तमाम जो है कोशिश की गई बेड बढ़ाया जाए और जो सबक मिला है दूसरी लहर से उसको ओवरकम किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि तमाम जिलों में जो शिशु केयर यूनिट है, जो न्यूनेट केयर यूनिट है, नीकू जिसको कहते हैं, और उसके बाद होता है पीकू। तो नीकू और पीकू दोनों को की संख्या, बेडों की संख्या और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए जाने की बात कर रही है और कई जगह पर उसका काम भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर सचेत है जरूर, लेकिन अपने जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जो ब्लैक फंगस का खतरा राज्य में बढ़ता जा रहा है, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है और जिस तरीके से दवाओं की किल्लत देखी जा रही है, इंजेक्शंस की कमी देखे जा रहे हैं,
उसकी आपूर्ति के लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है और कब तक इसकी आपूर्ति कर ली जाती है, ये एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी बातचीत के लिए। तो बिहार में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। सोमवार को 24 नए मरीज मिले हैं और 260 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं झारखंड में ब्लैक फंगस खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से पीड़ित 5 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक इस बीमारी से राज्य में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट नोडल अफसर आईईसी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने के अनुसार ये मौतें रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा और कोडरमा में हुई है और साथ ही 4 नए मरीज भी मिले हैं। राज्य में अब तक 130 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 79 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 51 संदिग्ध हैं। 37 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के कारण 7 जिले रांची, रामगढ़, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम रेड जोन में आ गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। तो झारखंड में भी लगातार ब्लैक फंगस खतरनाक रूप लेता जा रहा है। एक दिन में 5 की मौत हुई है और 7 जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। तो राज्य भर में 79 मरीजों का इलाज चल रहा है और कोरोना के साथ ब्लैक फंगस एक झारखंड सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। तो झारखंड के 18 जिलों तक ब्लैक फंगस का संक्रमण पहुंच चुका है और सरकार ने ये चेक लिस्ट जारी की है। तो झारखंड में ब्लैक फंगस का खतरनाक रूप देखा जा रहा है। एक दिन में 5 की मौत हुई है, 7 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है और राज्य भर में 79 मरीजों का भी इलाज चल रहा है और कोरोना के साथ ब्लैक फंगस झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, झारखंड सरकार के लिए ये देखा जा रहा है कि कोरोना के साथ साथ, हालांकि कोरोना के ऊपर काफी हद तक झारखंड सरकार ने काबू पा ली है, लेकिन अब ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको 7 जिलों को रेड जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो इससे निपटने के लिए झारखंड सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है? कुंदन जी, कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने लोगों को परेशान करना शुरू किया था और खास करके कोरोना संक्रमित मरीजों के जो रिकवरी फेज होते हैं, जब वो कोरोना से ठीक होकर रिकवर कर रहे होते हैं, उस दौरान यह बीमारी उन्हें परेशान करती नजर आ रही है। और एक दिन में जैसे मामले निकलकर सामने आए हैं, अभी तक राज्य की जो स्थिति है 51 संदिग्ध मरीज हैं, 79 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 5 मरीजों की मौत हो चुकी है और इन 5 मरीजों की अलग अलग जिलों में मौत हुई है। यह कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए जितने भी अस्पताल हैं, वो चाहे रांची के रिम्स की बात कर ले, जमशेदपुर के एमजीएम की बात कर लें, पलामू, हजारीबाग, दुमका और धनबाद, इन तमाम अस्पतालों में अलग से ब्लैक वार्ड बना दिए गए हैं और खास करके तमाम डॉक्टरों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध मरीज की जानकारी मिलने पर उन्हें इस वार्ड में शिफ्ट करके उनका इलाज शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाए। और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने ऐसे तमाम दवाइयों के इंतजाम करवा दिए हैं जिससे कि ब्लैक फंगस के मरीजों को जरूरत पड़ने पर उन्हें दवाइयां मुहैया कराई जा सके। जी, शुरुआती दिनों में नियाज दवाइयां, वार्ड, डॉक्टरों के बीच में जानकारी का अभाव, ये तमाम चीजें थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, राज्य सरकार ब्लैक फंगस को लेकर अलग से ही एक वार्ड बना चुकी है और उसका एक अलग से एसओपी जारी किया जा चुका है और उसी के तहत तमाम कार्रवाइयां की जा रही है। नियाज,
जी कुंदन जी, लेकिन एक तरीके से जो ब्लैक फंगस का कहर लगातार झारखंड में बढ़ता जा रहा है, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार काफी कुछ तैयारी कर भी चुकी है। लेकिन जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पे ब्लैक फंगस की दवाओं में कमी देखी जा रही है, इंजेक्शंस की कमी पड़ गई है। तो क्या अगर इस तरीके की स्थिति राज्य झारखंड सरकार को सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति से, तो इसको से निपटने के लिए झारखंड सरकार कितनी तैयार है? झारखंड सरकार की तैयारी की बात करें तो जैसे 7 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है, जिसमें रांची, गढ़वा, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और जमशेदपुर ये जिले हैं। इन जिलों में सबसे पहले इन जिले के अस्पतालों में दवाइयों को मुहैया कराया गया है और राज्य सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए ब्लैक फंगस की दवाइयों के लिए इन दवाई निर्माता कंपनियों से सीधे संपर्क करके वहां से दवाइयां राज्य को आपूर्ति कराने का अनुरोध किया था और उसके बाद यह दवाइयां राज्य सरकार के राज्य में पहुंच चुकी हैं और तमाम अस्पतालों को दी जा चुकी है। दूसरी बात, जितने डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर चुके हैं और जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को ब्लैक फंगस के एसओपी के बारे में बता दिया जा चुका है और साथ ही साथ रिम्स में या जितने अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं वहां पर अलग से कह सकते हैं पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा चुकी है और साथ ही राज्य के जितने भी दूसरे डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या दूसरे अस्पतालों से संबंधित हैं, उन तमाम डॉक्टरों को इस बारे में हिदायत दी जा चुकी है कि ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज के आने पर जिला प्रशासन को और सदर अस्पताल को सूचित करके उन्हें उसकी जानकारी मुहैया करानी है। देखिए, यह पोस्ट कोविड एक ऐसी बीमारी है जो मरीजों के अंदर डेवलप हो रही है और जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि स्टेरॉइड्स की अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में इलाज के दौरान दिए जाने की वजह से इस बीमारी का जन्म हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाई है या उसके लिए प्रयास किया है, अब ब्लैक फंगस यहाँ के लोगों के लिए या यहाँ की सरकार के लिए एक नई समस्या बनकर उभर रही है। नियाज जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से कोरोना वायरस के ऊपर झारखंड सरकार ने ब्रेक लगाया है और यही उम्मीद की जा रही है कि ब्लैक फंगस के ऊपर भी इसी तरीके की सरकार कोई व्यवस्था करे ताकि इसके संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। लेकिन कुंदन जी, अभी कुछ दिन हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक हुई और बैठक में ब्लैक फंगस की कई दवाओं के ऊपर जो दर है, जो टैक्स दर है, उसको कम किया गया है। तो क्या ये फैसला कितना अहम है? और क्योंकि ऐसा देखा गया है कि खास करके जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, चाहे हम कोरोना वायरस की बात कर लें या फिर ब्लैक फंगस की बात कर लें, तो वो सिर्फ अगर किसी के फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो वो बीमार तो हो ही रहा है, ये तो दुख की बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो इकोनॉमिकली भी काफ़ी कमज़ोर हो जा रहे हैं, पैसे इतने खर्च हो रहे हैं, हॉस्पिटल के जो फीस है उन सभी चीज़ों को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जीएसटी परिषद की बैठक होती है और कई दवाओं और इंजेक्शन्स की दरों में कमी की जाती है, ये एक कैसा फैसला है? देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी और उसमें कोरोना और ब्लैक फंगस के साथ साथ कुछ जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में कमी की गई। जीएसटी, उस पर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसको घटाया गया, तो जाहिर सी बात है जो अंतिम मूल्य है वह आम जनता तक कम हुआ है और ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार का यह एक जनोपयोगी फैसला है और इससे एक बहुत बड़े मास को यह इफेक्ट करेगी। लेकिन साथ ही साथ यह एक ऐसा सवाल है, कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज की यह लहर जो है अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है और जितने मरीज थे अधिकतर मरीज अब स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अभी आज की तारीख में अगर एक्टिव केसेस की बात कर लें तो बिहार में या झारखंड में या पूरे देश की बात कर लें तो एक्टिव केसेस जो है वो कम हो चुके हैं। जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला लिया है थोड़ा सा देर से लिया गया फैसला है, हालांकि देरी से लिया गया है, दुरुस्त लिया गया है, लेकिन
इस फैसले को अगर थोड़ा पहले और लिया जा चुका होता तो शायद एक जो बड़ी कौम है, एक बड़ी संख्या है मरीजों की या आम जनता की, उसको फायदा मिला होता। लेकिन खैर कहा यही जा सकता है कि देर से लिया गया दुरुस्त फैसला है, और इस फैसले के बाद आने वाले समय में जितने भी कोरोना संक्रमित होंगे या दूसरी बीमारियों के मरीज होंगे, ब्लैक फंगस, येलो फंगस के मरीज होंगे, इन तमाम मरीजों को आर्थिक रूप से जरूर कुछ लाभ पहुंच सकता है। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है तो ये आर्थिक रूप से जो भी कमजोर लोग हैं उनकी ये काफी सहायता इससे मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।